हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर, हिस्ट्री क्या है इसकी, इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो हम जितने भी आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, इससे आपका होने वाला सभी एग्जाम्स के कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो हम इसी आशा के साथ कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक क्वेश्चन जो कंप्यूटर के नॉलेज पे हो वो आपसे बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पे। तो आप कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, और तब जब ये आविष्कार हुआ था तब कंप्यूटर की शुरुआत अबेकस के रूप में हुई थी। अबेकस क्या होता है? लकड़ी का बना एक रैक होता है और उसमें तार लगे होते हैं और उस पर वो काम किया जाता है। और पहले डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक थे वो ब्लेज पास्कल थे, जो 1642 ईस्वी में किए थे। इसमें नंबर लगा होता था और इसको डायल करना पड़ता था, लेकिन यह केवल जोड़ने का ही कार्य करता था। 1671 में एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, लेकिन वो 1694 में जाके तैयार हुआ। और उसके जो आविष्कारक थे वो थे गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लीबनिज, और उन्होंने इस 1694 में डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार एक तरह से किया। अगर आप कैलकुलेटर के कंप्यूटर के रूप में देखेंगे तो 3000 ईसा पूर्व जो बेबीलोन में अबेकस के आविष्कार से लेके आज तक जो कंप्यूटर है, और अभी में अपडेटेड में सबसे 1992 में जो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ करके किया था, उसके द्वारा हुआ। तो ये थी कंप्यूटर के मुख्य। चार्ल्स बैम्बेज जो थे अनुसंधान करता थे, 1800 ईस्वी में किए थे। ये सब कंप्यूटर के पार्ट थे। अब कंप्यूटर के जो आविष्कार हुए उसमें कुछ चरण है। कंप्यूटर का जो ग्रोथ हुआ उसमें एक चरण है। जो प्रथम पीढ़ी थी कंप्यूटर की वो 1940 से 1956 वो वैक्यूम ट्यूब से चलते थे, और जो दूसरी पीढ़ी थी वो 1956 से 1963 उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता था वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे। और ये मतलब इसमें कोबोल और फॉर्ट्रेन जो प्रोग्रामिंग भाषा थी, ये इसी कंप्यूटर पे मतलब शुरुआत हुई थी इस दोनों की। तीसरी पीढ़ी थी 1964 से 1971। इसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे कंप्यूटर की क्षमता और गति में बढ़ोतरी हुई थी। और प्रिंट आउट सब, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब सीपीयू, ये सब इसी में यूज किया गया था। जो चौथी पीढ़ी है जो 1971 से चालू हुई थी, जिसे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। 1971 में इंटेल 4004 चिप का खोज हुआ था। मेमोरी से लेके इनपुट सब कुछ माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हुआ था। 1981 में आईबीएम अपना पहला कंप्यूटर लेके आई थी। 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश बनाया था। अब आते हैं पांचवी पीढ़ी जो अभी वर्तमान में चल रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर, क्वांटम कंप्यूटेशन, ये सब इसमें समाहित है। अब जो हम कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और माइक्रो कंप्यूटर, ये चारों ऐसे पार्ट थे जो कंप्यूटर के अपडेटेड होते गए। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब जो कंप्यूटर काम कर रहा था इसमें एनालॉग पर काम कर रहा था, डिजिटल पे काम कर रहा था, और हाइब्रिड जो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण है कि आप जैसे उसको ऑपरेशंस देंगे वो वैसा कंप्लीट करेगा। तो ये सब था कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री से आगे बढ़ के आप फोटो भी देख रहे हैं। फर्स्ट कंप्यूटर जो एक पूरा कमरा भर के था और उसके बाद अपडेटेड होता गया, और आज के कंप्यूटर्स आप देखिए हाथ पे आपको मिल जाएंगे। अब आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम मेन पार्ट्स पे जाएंगे। सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का मतलब सबसे अच्छे पार्ट्स में से अच्छा पार्ट्स मतलब क्या, जिसमें सब कुछ समाहित है, तो इसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं। अब कंट्रोल प्रोसेस जो यूनिट है, इसमें एक प्रोसेसर होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसमें कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स तथा इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा रहता है, और ये उसके कमांड को
प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य जितने भी प्रोग्राम है सबका संचालन करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर पार्ट्स मदरबोर्ड में भी लगा रहता है। तो आप जब देखोगे तो इसके बहुत सारे पार्ट्स है। ALU है जिसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, कैच मेमोरी है, रजिस्टर है, FPU है, ये सब पार्ट है। तो अब हम कुछ पार्ट्स पे चलेंगे। जैसे मेमोरी होता है, जो CPU का 3 प्रमुख पार्ट है। पहला मेमोरी, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा ALU। मेमोरी को क्या बोला जाता है? देखिए, मेमोरी कार्ड आप सबसे ज्यादा मेमोरी कार्ड से जानते हैं। मेमोरी कार्ड मतलब एक गोदाम, एक रूम जिसमें सब डाटा आपका रखा रहता है। जैसे सब फोटो रखा रहता है आपके मेमोरी कार्ड में, सब डॉक्यूमेंट्स रखा रहता है, वैसे ही मेमोरी पार्ट होता है। बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जिसे रैम भी कहते हैं और रोम भी कहते हैं। तो हम दोनों इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, CU जिसको कहते हैं। ये सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यह मेमोरी, लॉजिकल यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि कौन से प्रोग्राम से प्राप्त कौन से कमांड को कहाँ पे करना है। ये मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसर में भेज देती है। फिर उस इवेंट को प्रोसेस किया जाता है और यही रोटेट होती रहती है, यही कमांड चलती रहती है। अब आता है ALU। ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह सिर्फ 2 कार्य करती है। पहला, डाटा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, और दूसरा उसका रिजल्ट देना। यह कंप्यूटर की CPU की सबसे कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप ALU में देखिएगा तो जोड़, घटाव, गुना, भाग, किसी डाटा का कंपेयर करना, किसी डाटा को सॉर्ट करना, ये सब काम ये करती है और फिर आउटपुट पे जाती है और फिर आउटपुट देने के बाद फिर से दूसरे काम पे लग जाती है। कब जितने भी CPU है वो कम से कम एक प्रोसेसर से बनता है और प्रोसेसिंग करता रहता है, और इसी प्रोसेसर को प्रोसेसिंग कोर कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे जब आप लैपटॉप खरीदने जाते होंगे तो कि डुअल कोर का लैपटॉप है, क्वाड कोर का है, हेक्सा कोर का है, ऑक्टा कोर का है। इसका मतलब क्या होता है? जिसका CPU में 2 प्रोसेसर होते हैं, मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसे ड्यूअल कोर्स कहते हैं, ड्यूअल कोर्स प्रोसेसर कहते हैं। इंटेल प्रीमियर आप देखिएगा तो ये उसी का उदाहरण है। क्वाड कोर, इसमें 4 प्रोसेसर बना होता है। इंटेल i5 प्रोसेसर इसमें गिना जाता है और इससे स्पीड बढ़ती है। जैसे आपके पास 4 काम करने वाला डाटा हो गया, मशीन हो गया, तो आप और स्पीड में काम करिएगा। हेक्सा कोर, अब इसमें 6 होते हैं इस CPU में, हेक्सा कोर वाले में। इंटेल i5 के कुछ प्रोसेसर और इंटेल i7 प्रोसेसर इसी 8 हेक्सा कोर के हैं। ऑक्टा कोर, इसमें 8 प्रोसेसर होता है, और इंटेल i7 प्रोसेसर के जो 9th जनरेशन के बाद के प्रोसेसर हैं सब इसी में होते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग CPU और प्रोसेसर को एक ही मान लेते हैं, जो गलत है। CPU के भीतर प्रोसेसर मौजूद होता है जो प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है, और एक CPU के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर हो सकते हैं। तो ये था प्रोसेसर के बारे में, CPU के बारे में, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? तो देखिए, हार्ड डिस्क भी एक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहले और अभी के कंपैरिजन में हार्ड डिस्क चेंज होता गया है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। मतलब कि आप किसी भी डाटा को अस्थायी रूप से रख सकते हैं, इसे नॉन वोलेटाइल डिवाइस कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल डिवाइस का मतलब होता है कि जब आप कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दीजिएगा तो डाटा गायब नहीं होगा, वो डाटा स्टोर रहेगा। तो हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। और इसमें अब हार्ड डिस्क बनाने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज यूज किया जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो हम उस पर नहीं जाते हैं कि ये क्या है, कैसे है, हम पहले जाते हैं सिर्फ हार्ड डिस्क पे। तो पहले जब हार्ड डिस्क के प्रयोग से पहले कंप्यूटर में क्या होता था, फ्लॉपी डिस्क यूज किया जाता था, और वो सिर्फ उसका एक ड्रॉबैक क्या था, हम लोगों ने अपने लाइफ में किया है फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल। 3.14 MB, आजकल आपको MB के बारे में बहुत अच्छा से पता है, मेगाबाइट तक ही डाटा स्टोर करते थे। और अभी के हार्ड डिस्क टेराबाइट डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। और प्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में IBM द्वारा किया गया था।
और इसका नाम था रामैक, RAMAC, रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, पहली हार्ड डिस्क। अब हम आते हैं हार्ड डिस्क के टाइप्स पे। अभी के स्थिति में हार्ड डिस्क के 4 टाइप्स हैं। पाटा, PATA, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये सबसे पुराने प्रकार के हार्ड डिस्क। इसका प्रयोग सबसे पहले 1986 में किया गया था और इसका डाटा ट्रांसफर रेट, मतलब डाटा को भेजने का जो रेट है वो 133 MB पर सेकेंड था। दूसरा आता है SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आजकल के अधिकांश लैपटॉप में और कंप्यूटर में आपको ये हार्ड डिस्क मिल जाएगी। इसकी स्पीड 150 Mbps से 600 Mbps तक थी। तो उसके बाद आता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का इस्तेमाल करती है और इसकी डाटा ट्रांसफर रेट 640 Mbps तक है। उसके बाद आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आज की सबसे लेटेस्ट है और इसकी डाटा एक्सेस स्पीड भी बहुत तेज है, लेकिन इसकी कीमत बाकी हार्ड ड्राइव, HDD ड्राइव से ज़्यादा है। अब अगर हार्ड डिस्क के पार्ट्स पे जाएंगे तो बहुत सारे पार्ट्स इसमें रहते हैं, रीड राइट, सर्किट बोर्ड, कनेक्टर, लॉजिक बोर्ड, तो ये सब के बारे में हमको उतना जानने की जरूरत नहीं। अभी हमने SSD शब्द का इस्तेमाल किया था। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जैसे आपसे पूछा जाएगा HDD का फुल फॉर्म क्या है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव, तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हम आते हैं, अब इसके बारे में हम ज़्यादा HD और SSD के बारे में नहीं जाएंगे, ये कंफ्यूजन पैदा करेगी। अब आते हैं हम रैम पे कि रैम क्या है। तो जैसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी आप देखते होंगे, अब आप सबसे ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आपका मोबाइल हैंग करता है। अब बोलते हैं ना मोबाइल हैंग करेगा, इसका सबसे बड़ा कारण रैम होता है। तो किसी भी डिवाइस का अगर परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा चाहिए तो उसका रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। आजकल इसीलिए आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो रैम देख के जाते हैं कि रैम कितना है। तो पहले समझिए, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में मेमोरी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो रैम का आप फुल फॉर्म समझ ही गए, टेम्पोररी स्टोरेज होती है, मतलब अगर रैम में अगर डिवाइस ऑफ हो जाएगी तो उसकी डाटा गायब हो जाएगी, इसलिए रैम को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और जब आप इसके टेक्निकल टर्म पे जाइएगा तो ये सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। अब इस रैम के बहुत सारे टाइप हैं। पहला है SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये SRAM के कंपेयर में इसकी डाटा रीडिंग स्पीड थोड़ी लो होती है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब अगर हम आगे जो हम पढ़ेंगे वो रोम पढ़ेंगे, तो रैम और रोम पढ़ना हमारे लिए है जरूरी। हम दोनों का उसके बाद कंपैरिजन बताएंगे आपको। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो अभी हमने बताया कि बहुत सारी मेमोरी होती है जिसमें एक रोम भी होता है। तो रोम क्या है? रोम क्या है? एक मेमोरी डिवाइस है। तो देखिए क्या होता है कि आमतौर पर हम इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जो स्टोर होते हैं उसके लिए कंप्यूटर को ऑन करना पड़ता है। तो जब रैम बनाया गया था तो यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें जो आप डाटा रखते हो ये परमानेंटली उसी में स्टोर रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद हो या कंप्यूटर ऑन हो। आजकल रोम जो है, उसका जो रोम चिप है, उसका इस्तेमाल कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है सब में रोम का इस्तेमाल किया जाता है। रोम भी एक प्राथमिक मेमोरी है। इसमें अगर आप सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए कुछ कमांड्स चाहिए जिसको बूटस्ट्रैप प्रोग्राम भी कहा जाता है। अधिकांश कंप्यूटर में आपको ये मेमोरी आपको मदरबोर्ड पर स्थित जो बायोस चिप है उस पर आपको मिल जाएगा। रीड ओनली का मतलब है मौजूदा डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। तो हम आपको रोम की कुछ विशेषता बताएंगे। तो रोम सभी आवश्यक प्रोग्राम को स्टोर करती है। इसमें मौजूद डाटा को आप नॉन इरेजेबल होता है,
आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें बदलाव इतना आसानी से नहीं होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, लेकिन यह केवल कुछ मेगाबाइट डाटा ही स्टोर करके रख सकती है। रैम के मुकाबले रोम भी सस्ती होती है। तो ये था मुख्य तरह से रोम। अब रोम के भी कुछ टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। पहला होता है एम रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है ईप रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है डबल ईप रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज में चले आते हैं। तो रोम के एडवांटेज यही है कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कंप्यूटर बंद होने के स्थिति में भी डाटा सुरक्षित रहता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, फिक्स्ड प्रोग्राम स्टोर होता है जिसके कारण इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिलायबल ज़्यादा होता है, रैम की तुलना में सस्ता भी होता है। अब डिसएडवांटेज भी है। तो इसमें अधिकांशतः यूजर सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, उसे हटा या बदल नहीं सकते। और अगर इसमें मेमोरी में मौजूद डाटा को आप गलत तरीके से मिटा दीजिएगा तो आपका चिप जो है वो ही खराब हो जाएगा। इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, इसका स्टोर डाटा सीपीयू के लिए उपलब्ध नहीं होता, और रैम के मुकाबले रोम जो होती है वो थोड़ी स्लोअर होती है। तो अभी हमने रैम और रोम के बारे में पढ़ा। अब आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का, जैसे नाम से ये मदर मतलब क्या होता है, मदर मतलब यही होता है कि मदर आपके हर चीज को संभाल के रखती है, तो वो हो गए मदरबोर्ड। अब जो मदरबोर्ड है ये सिर्फ डाटा को ही नहीं करती, हर तरह का एक्सेस कंप्यूटर का वो मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। जब आप मदरबोर्ड का अब देखिएगा तो मदरबोर्ड कहाँ पे रहेगा, तो जो आप कंप्यूटर का सीपीयू खोलिएगा तो उसमें आपको एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिखेगा जिसको पीसीबी बोलते हैं, वो उसी को मदरबोर्ड कहा जाता है। और ये कंप्यूटर के जो सेंट्रल कम्युनिकेशन होता है उसका बैकबोन होता है जिसमें हर एक्सटर्नल डाटा कनेक्टेड रहता है। यहाँ रैम मदरबोर्ड से आपको सीपीयू के लिए, मेमोरी के लिए स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं और सभी जगह पे वो कनेक्टेड किए रहते हैं। आप अगर मतलब देखिएगा कि मदरबोर्ड में क्या है, तो इसमें एक चिपसेट लगा होता है और वही चिपसेट सीपीयू बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, कंट्रोलर, सबके साथ कनेक्टेड रहता है। मतलब मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का हर एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जान होता है, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं हम। अब आता है मॉनिटर। देखिए मॉनिटर आपने बहुत देखा होगा, मैंने जो स्क्रीन पे लगाया है 3 टाइप के मॉनिटर। जो पहला मॉनिटर है उसको सीआरटी बोलते हैं। ये पहले बहुत बड़ा होता था, हैवी होता था, और कैथोड रे ट्यूब आप नाम सुने होंगे अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो, उससे ये बना रहा था सीआरटी। उसके बाद आ गया आपका एलसीडी मॉनिटर जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले से बना होता है। थर्ड पार्ट में है एलईडी मॉनिटर जिसको लाइट इमिटिंग डायोड और एलईडी डिस्प्ले आपने देखा होगा जो अभी यूज होता है एलईडी मॉनिटर में। तो ये मॉनिटर था। मॉनिटर ऐसे भी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जहां से आप डाटा डाल नहीं सकते, तो वो मॉनिटर होता है जहां से आप डाटा डाल नहीं सकते, आप डाटा वहां से ले सकते हो। मॉनिटर पे आप डाटा देखते हो, जैसे आप कुछ टाइप करते हो, आप कोई वीडियो देखते हो, आप कोई सॉन्ग सुनते हो, तो आप सब कुछ मॉनिटर पे देख सकते हो। कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट है या आउटपुट है डिवाइस, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है या इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। तो आप पहले दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। इनपुट डिवाइस का मतलब है कि जिससे आप कंप्यूटर को डाटा, प्रोग्राम, फंक्शन के लिए डालते हैं, जैसे कीबोर्ड। अगर आपको 2+3 करवाना है कंप्यूटर के कैलकुलेटर पार्ट में, तो आपको 2+3 डालने का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन हो सकता है कि आप कीबोर्ड से डालिए। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी मेमोरी डिवाइस, जिसको आप लोग पेन ड्राइव कहते हैं, उससे डालिए डाटा। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप वेबकैम से डालिए स्कैन करने के लिए। चौथा हो सकता है कि कोई स्कैनर लगा हुआ है तो आप उस स्कैनर से
डाटा कंप्यूटर में डालिए। तो ये सब हुआ इनपुट डिवाइस, जिससे आप कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम के लिए, कोई भी वर्क के लिए डाटा डालते हैं। और जब आउटपुट डिवाइस की बात आती है तो आउटपुट डिवाइस में आपका एक प्रिंटर हो सकता है और कंप्यूटर स्क्रीन, जो जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, वो एक आउटपुट डिवाइस। तो किसी भी कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस में सबसे कॉमनली यूज पार्ट है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप डाटा डाल सकते हैं। कीबोर्ड पे सभी नंबर से लेके, न्यूमेरिक से लेके आपको अल्फाबेट सभी दिए हुए रहते हैं और कुछ फंक्शंस भी दिए रहते हैं। अब आता है सीडी ड्राइव। ये सीडी ड्राइव क्या है? तो देखिए, सीडी ड्राइव वो एक पार्ट है जो सीडी को स्टोर करके रखता है, मतलब जहां से सीडी का फंक्शन होता है उसे हम लोग सीडी ड्राइव कहते हैं। अगर आप इसका डिफिनीशन पे जाइएगा तो एक लो पावर लेजर बीम को रीड करने के लिए और उसको इनकोड करने के लिए यूज किया हुआ एक ऑप्टिकल डिस्क का ड्राइव है। इससे आप ड्राइव को, सीडी प्लेयर को, सीडी प्लेयर में या सीडी ड्राइव में डालते हैं। सीडी प्लेयर के टाइप ये काम करता है। 1982 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये था सीडी ड्राइव का पार्ट। अब आता है सीडी। सीडी का मतलब आप सीडी सबसे ज्यादा देखते होंगे, अब तो आप डीवीडी में आ गया है। तो पहले सीडी जानिए क्या है। ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये डाटा को सुरक्षित रखने का एक मीडियम है जिसमें किसी भी प्रकार को डाटा सुरक्षित रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और उसे बाद में देखा भी जा सकता है। और अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए इस कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज किया जाता है और आप इसको रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सीडी का डायमेंशन देखिएगा तो लगभग 4.7 इंच या 120 mm का यह होता है। कोई भी साधारण व्यक्ति इसमें आसानी से कॉपी पेस्ट करके डाटा डाल सकता है। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि सीडी बना किससे होता है, तो यह सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क पॉलीकार्बोनेट से बना होता है और इसका वजन 20 ग्राम होता है। 700 MB डाटा स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन इसमें खराबी भी आता है। इसमें आप देखते होंगे कि ग्रीन कलर, बहुत सतरंगी कलर का एक आपको रेस दिख रहा होगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो जब भी इसमें खरोच लगेगा तो ये आपके डाटा को नुकसान पहुंचा देगा और फिर आप डाटा को रीड या राइट नहीं कर पाइएगा। शुरुआती समय जब इसका आविष्कार हुआ था तो इसमें सिर्फ ऑडियो को स्टोर कर सकते थे, परंतु अब के समय में हम लोग इसे कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। 1982 में मैंने आपको बताया भी था कि इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। अब टाइप्स ऑफ सीडी आप देखिएगा तो 3 पार्ट में है। सीडी रोम, जिसमें कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप 650 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिकॉर्डेबल कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR। इसमें आप ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है CDRW, रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका आविष्कार 1997 में हुआ था। इसमें डाटा को आप डिलीट करके पुनः डाटा को डाल सकते हैं, इसलिए इसको रीड और राइट दोनों रखा गया है। एक बहुत ये भी पूछा जाएगा कि ये होता कैसे है। तो देखिए, सीडी जो होता है इसका निर्माण तो आपको पता चल गया कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, उससे होता है। इसमें 5 लेयर होते हैं और 5 लेयर में जो रिकॉर्डिंग लेयर होता है, इसमें लेजर लाइट पड़ने से प्रकाश का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, जिससे डाटा को वो रीड कर लेता है। ये था सीडी। लेकिन सीडी क्या हुआ कि खरोच लगने से बहुत खराब हो जाता था। फिर इसको रीड करने के लिए सीडी प्लेयर की जरूरत पड़ती थी। फिर इसमें वायरस आ गया तो खराब हो जाता था। तो सीडी से आगे हम लोग बढ़ते गए। आज हम लोग सीडी डीवीडी प्लेयर का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। डीवीडी क्या हुआ, उसका अपडेटेड पार्ट हुआ और इसमें आपकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन आज के समय में सीडी और डीवीडी का एक ड्रॉबैक ये है कि जो सीडी होता है उसमें खरोच लगने के कारण, रखने की प्रॉब्लम के कारण ये यूज नहीं होता है। तो पेन ड्राइव को आजकल हम लोग एक मेमोरी डिवाइस के रूप में रखते हैं। आपको पहले भी बताया कि आजकल तो बहुत सारे सीडी, कॉम्पैक्ट प्लेयर, ये सब आ गए हैं। तो ये था सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का पार्ट। अब आता है माउस। माउस क्या है? यह एक स्मॉल और मूवेबल डिवाइस है और यह भी एक इनपुट रेंज में काम आता है।
इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जब आप पहले के माउस देखे होंगे तो माउस में देखिए 2 बटन रहता है, लेफ्ट और राइट, और बीच में स्क्रॉलिंग रहता है कि आप डाटा को ऊपर से नीचे लेके आइएगा, कोई पॉइंटर को नीचे से लेके ऊपर आइएगा तो आप वो स्क्रॉलर से स्क्रॉल सकते हैं, और किसी डाटा को सिंगल क्लिक करने से आप उस डाटा पे जा सकते हैं और डबल क्लिक करने से उसके फंक्शंस पे जा सकते हैं। तो ये था वायरलेस अब माउस यूज़ होता जा रहा है, जिसमें ब्लूटूथ के साथ साथ लेज़र बीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था माउस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेबकैम, वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल इमेज को कैप्चर करता है, फिर उसको ये कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता है, फिर ये सर्वर में जाता है, और फिर ये जिस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसके लिए कार्य होता है। पहले के समय में वेबकैम का इतना उपयोग नहीं होता जितना पिछले 2 से 3 सालों में वेबकैम का उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि आज के डिजिटल एरा में हर एक कार्य ऑनलाइन मीटिंग से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई तक सभी वेबकैम के द्वारा होते हैं। फिजिकल मीटिंग की, फिजिकल पढ़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वेबकैम उसमें बहुत उपयोगी है। लैपटॉप में इनबिल्ट रहते हैं वेबकैम, और कंप्यूटर्स में वेबकैम असेंबल किया जाता है। तो वेबकैम एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है और ये आपके डाटा डिजिटल इमेज को कैप्चर करेगा। तो ये एक वेबकैम है। वेबकैम के बहुत सारे टाइप्स आते गए हैं, अपडेटेड होता जा रहा है। अब ये देख लीजिए कंप्यूटर के पार्ट्स, कि जब आप कंप्यूटर का सीपीयू खोलेंगे तो आप जब सीपीयू में बाहर से देखेंगे तो ये पार्ट आपको दिखेगा। इसमें सीडी डीवीडी ड्राइव से लेके हार्ड डिस्क से लेके, अच्छा ये कूल्ड बाय कंप्यूटर फैन। पहले के समय में जब आप पहले देखते होंगे तो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता था। पहले के कंप्यूटर्स को बड़े बड़े एसी लगाए जाते थे। अभी तक स्कूल कॉलेजेस में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं उसमें एसी के बिना कंप्यूटर को इस्तेमाल करने पे नुकसान पहुंचने की संभावना रहती थी। अब के समय में इसके अंदर इतने सारे फैन लगे होते हैं कि वो कंप्यूटर को हीट को कंपेंसेट कर लेते हैं, ठंड कर देते हैं, कूल कर देते हैं। तो इसी में जो फैन लगा रहता था पहले सीपीयू में, वो भी लगा हुआ दिख रहा है। ग्राफिक कार्ड, अब ये ग्राफिक कार्ड की चर्चा हमने यहाँ पे नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक कार्ड, जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, जैसे आपने पहले देखा होगा कि पहले के कंप्यूटर के स्क्रीन पे वीडियो, आप टीवी की तुलना कर लीजिए, पहले के ब्लैक एंड वाइट टीवी में पिक्चर क्लैरिटी और अभी के स्मार्ट टीवी में पिक्चर क्लैरिटी। तो इसलिए क्योंकि जो ग्राफिक्स पे ये सब चीज़ बनता है तो उसकी डेवलपमेंट होती गई। तो जब आप अपने लैपटॉप में बहुत अच्छी ग्राफिक्स या बहुत हाई पावर की ग्राफिक्स वाली गेम खेलोगे तो आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जनरली अच्छे प्रोसेसर वाले लैपटॉप और कंप्यूटर्स में ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट रहता है, जो उसके कंप्यूटर के स्क्रीन को और गेम खेलने की पावर को मजबूत करता है। बाकी आप पीसीआई जो बसेस देखेंगे, बसेस का मतलब होता है लैपटॉप, कंप्यूटर्स और लैपटॉप की भाषा में, कि बहुत सारे टर्मिनल को कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ पेरिफेरल डिवाइस की तरह ये काम आती है। पावर सप्लाई, पहले के कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर लाइट गया तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता था, जिससे क्या कि अगर हम किसी डाटा पे काम कर रहे हैं तो डाटा उड़ जाएगा। पावर सप्लाई होता है, जैसे आपने पढ़ा था वोलेटाइल मेमोरी। तो इसके लिए कंप्यूटर में पहले यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई लगाया जाने लगा, जिससे कि कुछ मिनटों तक वो कंप्यूटर को आपको मतलब इतना सहूलियत देगा कि आप कंप्यूटर को बंद कर सके, जिससे कि आपकी डाटा मेमोरी लॉस्ट नहीं हो। लेकिन जब से लैपटॉप का प्रचलन आया तो लैपटॉप में लगे हुए बैटरी के कारण अब क्या होने लगा कि ये प्रॉब्लम, जो ये समस्या थी, वो खत्म होती गई। अब आपका कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि लैपटॉप की एक बैटरी की एक पावर है कि इतने समय तक ये आपको लैपटॉप को चला के रखेगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब पार्ट था जो कंप्यूटर्स के पार्ट से। हम लोग इसमें ये भी आगे पढ़ सकते हैं अगले संस्करण में कि रैम क्या है, रैम में कितने एमबी होती है, रोम, बाइट, निवल, बिट, एक बिट कितने का होता है। लेकिन जनरली जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से नहीं है उनके लिए इतना ही पार्ट में कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक पार्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो उस कंप्यूटर का एक रॉ मटेरियल आपको मिलता है, पर कंप्यूटर जो चलता है वो एक प्रोग्राम के थ्रू चलता है। आपने बहुत पहले अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो विस्टा था, विंडोज़ एक्सपी था, अब विंडोज़ के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी तक आप विंडोज़ 10, 11 तक आप बात आ गई है, मतलब कि एक प्रोग्रामिंग है जिसके कारण आप कंप्यूटर को चला सकते हैं। कंप्यूटर में
डाटा लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस्तेमाल किया जाता है, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा। और एक्सेल यूज़ किया जाता है बहुत सारे डाटा को रखने के लिए, जैसे आपको 100-200 आपके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में लिखना है, सैलरी के पता लगाना, एज का पता लगाना, किसी भी तरह के डाटा के लिए एक्सेल यूज़ किया जाता है। पेंटिंग करने के लिए पेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये सब कुछ, अगर आप टीवी मूवी देखना चाहते हैं तो मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जो बेसिक्स है वो कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग के थ्रू आते हैं। तो इस तरह इंटरनेट की सप्लाई, इंटरनेट के टाइप्स भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लैन वायर कनेक्टेड रहता है, इथरनेट वायर कनेक्टेड रहता है, अब के समय में वायरलेस कनेक्टेड रहता है। तो ये सब पार्ट है जो वायरलेस को हम लोग वाईफाई के नाम से भी जानते हैं कि अब वाईफाई के थ्रू आपका लैपटॉप या कंप्यूटर चलता रहेगा, उसके लिए कुछ पार्ट्स लगे रहते हैं। तो ये सब एक पार्ट्स है, लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए ये सब की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना हमने बताया कि आपको कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाएगा, उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, C++, ये सब के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इतने से पार्ट्स में आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके लिए भी लगातार लेके आएंगे कि जिससे कि आपको कंप्यूटर का अपडेटेड पार्ट भी पता चलता जाएगा। तो इस तरह आप हमारे कंप्यूटर के